सर्वधर्म समभाव की नीति और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वहाँ पर वो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से स्पीकर महोदय के द्वारा जो निर्णय लिए गए एक कक्ष को एक संप्रदाय एक धर्म के लिए इबादत करने के लिए, तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता की इच्छा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख से 9 तारीख तक कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जो आप सब कोई जानते हैं। पहले से कार्यक्रम तय थे। मैंने सार्वजनिक घोषणा किया था। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जानती थी कि हम पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, हम जिले में उपायुक्त महोदय का घेराव करेंगे, हमारे मोर्चों के द्वारा सभी उपायुक्तों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और 8 तारीख को झारखंड की अभिलाषा, झारखंड की जनता के अभिलाषा के अनुरूप विधानसभा का घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था और उसी के तहत 12 बजे हम लोगों ने अरगोड़ा मैदान से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत, और हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और आप उसके गवाह भी बने। शांतिपूर्वक अनुशासित भाव से और सबका नारा एक ही, भारत माता की जय। कोई अमर्यादित भाषा का भी किसी ने उपयोग नहीं किया। धार्मिक उन्माद पैदा करने की भी कोई एक नारे के भी उदाहरण नहीं। हर कोई का एक ही लक्ष्य, पार्टी के निर्णय के अनुसार, झारखंड की जनता के निर्णय के अनुकूल। एक एक कार्यकर्ता अनुशासित भाव से लगातार लंबे समय तक, कई घंटों की यात्रा करने के बाद, कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इतनी जबरदस्त गर्मी, तपिश गर्मी, तपता हुआ पूरा जमीन, आसमां, वातावरण, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ने एक मिसाल पेश किया और जिसकी सराहना हम नहीं, झारखंड की जनता और रांची की जनता विशेष करके इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी किसी दुकानदार के, किसी ठेले का कोई नुकसान नहीं और कोई ट्रैफिक सिस्टम को हम लोगों ने, चाहे वो एम्बुलेंस जा रहा होगा, चाहे स्कूल के बच्चे आ जा रहे थे, सबको हम सब लोगों ने सहयोग करते हुए किसी को तकलीफ ना हो, इस अवधारणा जो पार्टी का मूल मंत्र है, उसी के आधार पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था। एक भी सिविलियन, समाज का कोई वर्ग नहीं कह सकता है कि उस दिन हमको तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के कारण हुआ। एक मिसाल पेश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अनुशासन के मामले में, संयम के मामले में, अहिंसा के भी मामले में। हमारी संख्या अहिंसा के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ रही थी। ठीक जगन्नाथपुर मंदिर के पास हमारी
जहाँ पर ब्रैकेटिंग थी, जहाँ पर पुलिस के द्वारा ब्रैकेटिंग की गई थी, प्रशासन के द्वारा की गई थी, वहाँ पर बातचीत चल ही रही थी। कोई नोक झोंक भी मुश्किल से हमको लगता है कि फ्यू सेकंड्स हुआ होगा, फ्यू सेकंड्स। कोई लंबा कोई तकरार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का पत्थर का उपयोग नहीं, किसी प्रकार के लाठी का उपयोग नहीं, विद इन फ्यू सेकंड्स। आप लोग भी उसके गवाह बने। और सच में मैं पत्रकार के कई ऐसे वीडियो को मैं देख रहा था, आपके द्वारा बनाए हुए वीडियो को, मुश्किल से फ्यू सेकंड तकरार चल रहा है, उसी के बीच में पुलिस को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए था, उसने सब्र को खोया और तुरंत जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज की गई, टारगेटेड लाठीचार्ज, हम और बाबूलाल मरांडी दोनों जन, और जिस प्रकार से उनके रंगरूट महिलाओं के साथ, महिलाओं को पटक पटक करके घसीटते हुए कपड़े फाड़ने का भी काम किया। कई ऐसे महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, और बहनें जो हमारी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाएं, मैं उसको देख करके मेरे आंख से आंसू निकल पड़े कि ये सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है। महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ पेश करते हुए जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज की गई, और टारगेटेड हम सब लोग वहाँ पर सबको रोकते हुए हम और बाबूलाल मरांडी का जो सिक्योरिटी था वो कवर किया, और लाठी से घुरेट के, जिसको बोलते हैं, इस तरह से प्रहार किया गया हम पर। मैं मानता हूं कि ये सुनियोजित ढंग से सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा ये इशारे पर ये सारी घटनाएं घटी। हम उन पुलिस कर्मियों को भी, मैं कई ऐसे उसमें ऐसे हमारे भाई थे जिन्होंने चीज़ों को ठीक करने का भी काम किया। मैं वैसे पुलिस कर्मियों के प्रति भी आदर भाव रखता हूं, लेकिन कुछ ऐसे रंगरूट थे जिनको जैसे लग रहे थे कि वो महादैत्य के रूप में जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी मांग रहे थे, और लाठी से एक एक आदमी को लगातार, एक ही आदमी पर 20-20 लाठियां चल रही थी। हमारी महिला मोर्चा की आरती कुजूर हो, हमारा ओबीसी मोर्चा का है अमरदीप यादव हो, अनुसूचित जाति समाज के हमारे परमेश्वर राम हो, ऐसे कई लोग को जिस ढंग से मारा गया, पीटा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। और मैं मानता हूं कि विधानसभा के स्पीकर के द्वारा जो 7 सदस्यीय जांच समिति बनी है, वह झारखंड की जनता की अभिलाषा और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए हुए आंदोलन का फल है, प्रतिफल। सरकार को विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और सरकार जनता से बड़ी नहीं, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। सत्ता आने के साथ मतवाले हाथी की तरह चलने के काम कर रही है सरकार। फर्जी मुकदमे, और आप सबको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक कोई लाठी तक नहीं था, डंडा नहीं था, कुछ नहीं था, और लगातार हिंसा का रूप
सरकार के द्वारा दिख रहा था, लाठी उनके द्वारा बरसाई जा रही थी। और मुकदमे हम पर किए गए, माने हम पर मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किए गए। ये झारखंड की जनता देख रही है नज़दीक से, जिस बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ लाठी से लोगों को घायल करना और फर्जी मुकदमे, मैं तो कहता हूं कि जो मुकदमे हैं वो बैक डेट से किया गया है। आप भी यहाँ के पत्रकार हैं, आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, जीवन पत्रकार हैं। अगर उस दिन मुकदमे होते तो आपको भी जानकारी होती कि नहीं होती, अखबारों में आता कि नहीं आता। इसलिए कल मुकदमे के स्क्रिप्ट लिखे गए, परसों के डेट में एक सीओ, जो भ्रष्ट सीओ है यहाँ पर, जिसको जमीन के, आप सबको जानते हैं, रांची में पदस्थापित इसलिए किया गया कि जमीन का गोलमाल तोलमाल ज़्यादा करे, उसके द्वारा लिखवाया गया। सीओ लिखा, और कौन सीओ? जिसको रांची नगर में क्या बोलते हैं, रांची सेंट्रल, रांची सदर में पदस्थापित किया गया, उसके द्वारा दिया गया है, जबकि वहाँ था भी नहीं। वहाँ जब घटना घट रही तो वहाँ थे भी नहीं। तो बैक डेट में एफआईआर लिखी गई है, इसलिए पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। दूसरा विषय, हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे इस सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। मुकदमा वो एक नहीं लाख मुकदमा कर ले, लेकिन झारखंड की जनता की अभिलाषा की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए बनी हुई पार्टी है, परिवार के हित के लिए बनी हुई पार्टी नहीं है, परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं। दूसरा विषय, कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बात बोल दिया है, जंगीय ढांचे के विपरीत कोल इंडिया पर मेरा इतना बकाया है, अखबार के सुर्खियों में। चले न जाने अंगन में टेढ़, आंगन में चलने का उनको तरीका नहीं मालूम है, शासन चलाने का, विकास के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, कानून व्यवस्था चौपट बार बार बोलने से ठीक नहीं। लेकिन मैं कोल इंडिया के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार के उपक्रम के बारे में। एक मुख्यमंत्री संघीय ढांचे को कमजोर करने वाले मुख्यमंत्री के तौर में लगातार अपने आप को साबित कर रहे हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, 70 साल। मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के बकाए यूपीए के कालखंड में कितने थे, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनके शासनकाल में कितने थे? और उनके पिताजी माननीय, उनका प्रतिष्ठा है, उनका हम सम्मान करते हैं, माननीय गुरु जी का, शिबू सोरेन जी का। शिबू सोरेन जी भी कोल मंत्री थे, उनके कार्यकाल का पैसा गुरुजी इस राज्य को दिए थे कि नहीं अपने कार्यकाल के समय में? शिबू सोरेन जी भी सम्मानित नेता, या इस राज्य के सम्मानित नेता हैं, वो भी कोल मिनिस्टर थे, कोयला के मंत्री थे। उनके कार्यकाल में भी उन्होंने घोषणा किया था कई चीज़ों का। उस वक्त कितने पैसे बकाया थी इस राज्य की, इसकी भी जानकारी झारखंड की जनता को दें। यूपीए कालखंड का, कांग्रेस के कालखंड का और अपने पिताजी का कालखंड का। ये इस प्रकार से शासन चलता है। और उस वक्त के कालखंड में क्या डीएमएफटी जो पैसा आता है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा, उस वक्त आता था क्या?
यूपीए के कालखंड में, कांग्रेस के कालखंड में, उनके पिताजी के कालखंड में, कार्यकाल में, जहाँ पर मिनरल्स है, माइनिंग होता है, उस क्षेत्र के वेलफेयर्स के लिए पैसे देते थे कि केंद्र सरकार की नहीं, शिबू सोरेन जी देते थे कि नहीं। तो इन चीज़ों को इस प्रकार से अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए वो इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति केंद्र सरकार पर दोषारोपण करके झारखंड की जनता से बच नहीं सकते। रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार खा रहे हैं लोगों का। 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झारखंड की जनता पूछना चाहती है आप कब राजनीति छोड़ने वाले हैं? बताइए भाई, आप ही बोले थे, हम तो नहीं बोले थे। जोड़ जोड़ से बोले थे, वीडियो कैसेट सब है हम लोग के पास। हम लोग गांव गांव तो दिखाएंगे इसको, नौजवानों के पास दिखाएंगे, रोजगार के पास जिनको रोजगार की जरूरत है उनको दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, और झारखंड की जनता को भी दिखाएंगे, सारे जनता को। कहां गया राजनीति, कहां गया राजनीति छोड़ने वाले लोग। बेरोजगारी भत्ता देंगे, लगता है भिखमंगे की भत्ते दे रहे। और जिन लोगों ने राज्य बनाया था झारखंड वनांचल के नाम पर, उन आंदोलनकारियों के साथ भी भेदभाव कर रही है सरकार। अब तो राज्य के जो हाई कोर्ट है, न्यायपालिका, जिसका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, भारत न्यायपालिका को सब कुछ सम्मान करता है। अब न्यायपालिका ने भी क्या क्या टिप्पणी किया है, अखबारों में छपा है। जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी के चेयरमैन को स्टेडियम में ज़्यादा रुचि है, रोजगार देने में रुचि नहीं है, खेल में फीता काटने में ज़्यादा रुचि है, नौजवान को रोजगार देने में नहीं। एसएससी, हाँ जेएसएससी, और वहां पर भी टिप्पणी आई है। और तो और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार वैक्सीन दे रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई, मात्र यहाँ पर फर्स्ट डोज देने वालों की संख्या 28%, जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 74% से ऊपर। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है क्या? मुफ्त में मिल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है। रूपा तिर्की का जहाँ तक सवाल है, वहाँ सीबीआई की जांच हो गई है, उसके जो अनुसंधान करता थे वो डीएसपी साहब, उनका भी बयान आप लोगों के सामने है। मैं उसे रूपा तिर्की के संदर्भ में, एक आदिवासी बहन के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है, किसके कहने पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरकार असफल सरकार है, और हम कह सकते हैं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो इतने कम समय में अलोकप्रिय हो गई। अब तो कुछ हमारे मित्र, कांग्रेस के मित्र, हम कहने भी लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे वोट बैंक पर अब नजर। कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर भी सेंधमारी करने का काम ये सरकार करना चाह रही है। इसलिए उस गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस दोस्तों, मैं अपनी ओर से अपनी बातों को रखा हूँ। एक बार हमारे मित्र और हम सब लोगों के, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, सम्मानित विधायक भी हैं और संघर्षशील विधायक हैं। अमर बाउरी जी जो लगातार अनुसूचित जाति समाज के लिए संघर्ष करते हैं,
और उस संघर्ष का परिणाम भी निकालने का काम करते हैं। इस सरकार के विफलताओं की गाथा लेकर के यह मानसून सत्र प्रारंभ हुआ था। ये सरकार अपने चुनावी वायदे के सारे घोषणाओं के डफोरसन की घोषणाओं के मैं कह सकता हूँ एक आभा में इस मानसून सत्र में प्रवेश कर रही थी। नियोजन से लेकर के भ्रष्टाचार, रोजगार, ये सारे मुद्दे जैसा अध्यक्ष जी ने बताया इस सरकार के लिए यक्ष प्रश्न के समान खड़े थे और मानसून सत्र में इन सारे मुद्दों का, सारे प्रश्नों का जवाब उनको देना था। जैसे ही मानसून सत्र प्रारंभ हुआ और जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर के इस संविधान के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जिस मूल भावना का अनादर किया गया, इस पूरे लोकतांत्रिक देश के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला यह लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा कैसे एक वर्ग विशेष के लिए धर्म के नाम पर कमरा आवंटित कर सकता है? किस नियम, किस कानून, किस संविधान, जो संविधान की रक्षा करने के लिए जो मंदिर है, जो संविधान को पालन कराने के लिए जो सबसे बड़ा ये विधायकी जो सदन है, उसमें किस कानून, किस नियम के तहत कमरा आवंटित किया गया? इस लोकतंत्र के मर्यादा को भंग करने के लिए और एक तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था, उसका सही समय पर एक लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता आदरणीय श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने सड़क से लेकर के सदन तक के आंदोलन की रूपरेखा बनाई। और आप सब लोगों ने देखा कि लगातार हम लोग डे फर्स्ट से, चाहे वो नियोजन नीति में जिस तरह से यहाँ के युवाओं के साथ छल किया है, जो उन्होंने चुनावी घोषणाओं में जो उन्होंने वायदे किए थे उससे जिस तरह से यू टर्न लिया है, एक गिरगिट के रंग को भी बदलने की जो काबिलियत होती है उसको भी शर्मसार करने वाला है। युवाओं को नौकरी से विशेष करके यहाँ के आदिवासी, दलित, मूलवासी, पिछड़े और बड़ी संख्या में हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के बच्चों को जिस तरह से वंचित करने का प्रयास किया गया है। आपने खुद सदन के अंदर प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ ना कुड़ुक की पढ़ाई होती है, ना हो की पढ़ाई होती है, ना मुंडारी की पढ़ाई होती है, ना खोट्टा की पढ़ाई होती है। ये सारे विषय जो चालू किए गए हैं, इसकी पढ़ाई आप जो है वो आपके ग्रेजुएशन स्तर पर होता है, यूनिवर्सिटी के स्तर पर होता है। क्लास 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आपको मैट्रिक और इंटर चाहिए और राज्य के किसी भी स्कूल में इनकी पढ़ाई नहीं होती है। तो आप इन बच्चों को जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ के आदिवासी बच्चों को, यहाँ के मूलवासी बच्चों को फेल करने के लिए आपने ये व्यवस्थाएं बनाई हिंदी को हटा करके, और सिर्फ उर्दू में पढ़ने वाले लोग ही पास होकर के नौकरियों में आए। एक हिडन एजेंडा चला करके इन लोगों ने इस तरह की बहाली और इस तरह के पूरी व्यवस्था बनाई। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध करना प्रारंभ किया। और जिस तरह से संविधान के मंदिर को अपमानित करने का, संविधान के मंदिर को जिस तरह से उन्होंने संविधान को खंडित करने का काम किया, प्रयास किया, उसके लिए हम लोग सदन के अंदर लगातार डे फर्स्ट से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में परसों जब विधानसभा का मार्च हुआ अपने आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी के साथ, और निहत्थे हमारे युवा कार्यकर्ताओं पे, महिलाओं पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई और विशेष रूप से जान मारने की नीयत से अपने आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी और दीपक जी पर जिस तरह से लक्ष्य कर करके हमला किया गया, इसके विरोध में मैंने कल सदन के अंदर एक फंडामेंटल राइट जो एक विधायक का हो सकता है, एमएलए का हो सकता है, उसके तहत आर्टिकल 54 जो संचालन कार्य प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है झारखंड विधानसभा की, आर्टिकल 54 के तहत मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया इसकी न्यायिक जांच करने के लिए। भाई इसकी न्यायिक जांच हो, जुडिशरी जांच हो कि भाई कैसे एक लोकतंत्र के अंदर आपने तो पहले इस तरह से संविधान का अपमान किया, अपने बाबा साहेब के सपने का अपमान किया, इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया, और जब उसके लिए एक सजग है लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हम सब लोग जब उसका विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो आप उस पर आप जो है इस तरह से जानलेवा हमला कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा जो परिपाटी थी वो परिपाटी का पालन नहीं किया गया। और लगातार आपने देखा भी होगा, फर्स्ट हाफ में ही मैंने जब कहा तो उन्होंने अपना संचालन नियमावली की बात कही, मैंने पढ़ करके भी सुना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आसन से कहा गया कि हिंदी हमको भी पढ़नी है, तो मुझे लगा फिर से बोलने दिया जाएगा।
लेकिन वो नहीं माने, नहीं किए, और लास्ट तक जब बिजनेस खत्म होने लगा तब तक उन्होंने नहीं किया। और मैं वहाँ से बोल करके जब निकल रहा था तो जिस तरह से कांग्रेस के साथियों ने वहाँ पे हुटिंग चालू की और जिस तरह से बाहर जाने का रास्ता दिखलाया, उस बाबा साहब अम्बेडकर के मंदिर में आने का जो सौभाग्य मिला है, वो सौभाग्य बाबा साहब के उन संविधान के कारण ही हम लोग को मिला है। एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से आने का, नहीं तो हमारे जैसे लोग इस प्रतिनिधि सभा में पहुंचने के लिए क्या कभी सक्षम हो सकते थे कि नहीं हो सकते। ऐसे अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को बुलंद करने के लिए हम लोग को मिला। कांग्रेस के शासनकाल में ना बाबा साहब को कभी सम्मान दिया, ना उनके संविधान की कभी रक्षा करने का कोई काम किया गया। उनको बराबर अपमानित करने का कांग्रेस की मानसिकता रही है। और ये दलित वर्ग, जो अनुसूचित वर्ग है, उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ करके उन्होंने कभी भी उनके उन्नयन के, उनके संवर्धन का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैरों की जूती बांध करके रखा और उनको अपने अनुयायी और ऐसा एक वर्ग जो सिर्फ वोट बैंक तक ही रह जाए, वो कभी आगे नहीं बढ़े, कभी उनमें नेतृत्व पैदा नहीं हो, ऐसी मानसिकता के साथ उनके मनोबल को तोड़ने वाला रहा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार आई, तब सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, इस भावना के साथ इस बड़े संवर्ग को, जो जॉब सीकर होता था, मोदी जी के प्रयासों से जॉब गिवर बनने का प्रयास किया। उन्होंने आह्वान किया, आत्मबल उनमें नेतृत्व पैदा करना, उनमें मनोभाव जगाना कि आप भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, महान नागरिक हैं, और आप व्यवस्था के क्रम में, अवसर के अनुपलब्धता के कारण विकास के क्रम में पीछे हैं। संविधान के प्रदत्त शक्तियों का पूरा प्रयोग, और जो सामाजिक न्याय की जो बात बाकी सभी लोग कहते हैं, और सामाजिक न्याय की बात करके बाकी दल जो सिर्फ अपने पारिवारिक उन्नयन का काम करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी सभी को समान अवसर दे करके और सामाजिक न्याय के साथ केंद्रीय कैबिनेट में भी उनको लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल जो परिदृश्य सामने आया वो बहुत तरह से झकझोरने वाला था, और कांग्रेस की उस कुंठित मानसिकता, और मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की इस कुंठित मानसिकता का ही परिणाम है कि झारखंड प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस के लगातार विधायक, सांसद, मुखिया तक कांग्रेस का होते थे, आज लगातार कई वर्षों से दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से कांग्रेस का एक ना विधायक है ना सांसद है। ये उनके करनी का फल है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगा है, लोग जान गए हैं, और उनके इस व्यवहार को वो मान करके उनको दरकिनार कर दिया, उनको विमर्श से बाहर कर दिया। और ये जो घमंड है इस सरकार का कि इस दलित वर्ग के अन्याय को जितना भी करेंगे कभी संगठित नहीं होने वाला है। 50 लाख जनसंख्या है, 14% के करीब आबादी है, उनको ये लगता है कि कभी संगठित होकर प्रयास नहीं कर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अब अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठित होना प्रारंभ किया है। और जब से सरकार आई है तब से, चाहे भूखल घासी की मृत्यु का मामला हो जिसमें उनके 2 बच्चों की और मृत्यु हो जाती है, जब संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर ही ये घोषणा करते हैं, आपको याद होगा कि भाई अब ऐसी तरह की घटनाएं नहीं घटित होगी, और भूखल घासी की मृत्यु होने के ठीक 6 महीने के अंदर और 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कोई मंत्री नहीं जाता है, कोई सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती। और आप लोगों ने यदि हाई कोर्ट को यदि फॉलो किया है तो हाई कोर्ट ने भूखल घासी की मृत्यु को ही संज्ञान में लेकर के उन्होंने जो राज्य के अंदर जो भूख से मृत्यु हुई थी उस पर लगातार उसकी जो कमेटी है वो देख रही है। डालसा की टीम का रिपोर्ट को कोट करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकार है उसके पास जो योजनाएं हो कागज तक ही है, और ये योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, दलितों तक नहीं पहुंच रही, आदिवासियों तक नहीं पहुंच रही। और 3 दिन पहले, सदन चालू होने के 1 दिन पहले फिर हाईकोर्ट का निर्णय, माने कि डिसीजन आया है, डिसीजन नहीं मैं कह सकता हूं कि उनका तल्ख टिप्पणी आया है कि भाई राज्य के सचिव, मुख्य सचिव बताएं कि भाई क्या कार्य योजनाएं हैं, और वो मामला अभी तक चल ही रहा है। भूखल घासी की मौत के मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उसको लग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही भूखल घासी की मृत्यु के मामले को पूरे राज्य के अंदर हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उठाया और इसको आगे बढ़ाया। जिस तरह से महादलित तूरी परिवार को वहाँ जीरोडी में मार करके हटा दिया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, राज्य की सरकार ने एक FIR तक नहीं किया। जब DIG आए, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब आने की सूचना हुई, हम लोग ने जब मांग किया, हम लोगों ने डिमांड किया उनको आने के लिए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जब वो टीम आई तब जा करके वो केस लॉज हुआ। लेकिन उन रमजान मियाँ और उनके लोगों पे केस लॉज होने के बाद भी वहाँ जो संस्था में बैठे हुए DC हैं,
वो डीसी मांडवाली करने के लिए, विचार करने के लिए, लोगों में अपने विचार करके इसको खत्म किया जाए, इस विचार के साथ उनको बैठाने का काम किया, लेकिन उस दलित को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। वो कमेटी उस घर तक नहीं जा पाए, चिरूड नहीं जा पाए, इसलिए उनको बरगलाने का भी काम किया। हम लोगों ने दबाव देकर चिरूड लेकर के गए और वहाँ के भयावह स्थिति को दिखलाने का काम किया। और ये संघर्ष का ही परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का कि आज वो चिरूडी से जो दलित परिवार वहाँ विस्थापित हो गए थे, अपने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रयास से वो दलित परिवार वहाँ स्थापित हुआ है। नहीं तो हम लोगों ने देखा इस देश के अंदर अपने भूमि से लोग विस्थापित हो गए, कश्मीर से पंडितों का जिस तरह से विस्थापन हुआ, कोई सरकार अभी तक उनको वहाँ वापस नहीं ले पाए, एक वर्ग विशेष की बहुलता के कारण। लेकिन चिरूडी में हम लोगों ने उनको स्थापित करने का काम किया। उसी तरह चाहे वो चाईबासा के घासी परिवार को मारने का विषय हो, या फिर अभी एक मामला आया है धनबाद का, पॉक्सो में केस लॉन्च हुआ है, पॉक्सो के अंदर केस लॉन्च हुआ है। ये मामला है, इसका केस नंबर मैं दे दूंगा, ईडी केस नंबर 354B IPC की धारा से एक केस हुआ है, पॉक्सो लगा है एक दलित बच्ची पर अटेम्प्ट रेप का और इसका हुआ बलात्कार का। मैंने खुद बात किया था एसपी से, उन्होंने कहा कि 7 दिन का समय दीजिए विधानसभा चालू होने से पहले। आज 1 महीने से ज़्यादा समय होने को आ गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो घूम रहा है इसी तरह से। ये राज्य सरकार के अंदर महिलाओं के अपने जिस तरह से दलित समाज को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारे भावनाएं कहीं ना कहीं कल मेरे मन में आवेग के रूप में आ रही थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब एक चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा का विधायक है, जिसका संवैधानिक राइट है, उसको अगर वंचित किया जाता है तो गांव घर में रहने वाले दलितों पर, आदिवासियों पर, वंचितों पर इस सरकार का ध्यान कैसा होगा, उसके ऊपर कैसा आग्रह होगा, कैसा होगा। जिस तरह का उपहास उन लोगों ने किया और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बाहर निकल करके इस विषय को जिस उपहास के दृष्टिकोण से देखा, मैं कहता हूँ करुणा और संवेदनशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा प्रकृति का और ईश्वर का दिया हुआ मोल है। जिसके आंखों में आंसू ना आए, जिसके हृदय में सहृदयता नहीं आए, संवेदनशीलता नहीं आए, करुणा ना आए, उसके आंखों में आंसू भी नहीं आ सकता है, वो पत्थर होता है। इंसान ही होता है जिसके आंखों में आंसू भी आ सकता है, विषाद भी आता है और प्रफुल्लता और हंसी भी आता है। अगर उनका जो दिल है ना पत्थर का हो गया है, और दिल अगर पत्थर का ना होता तो इस झारखंड के 3.25 को झारखंडियों की इस कठिन द्रोह व्यवस्था जो आदिवासी, दलित, महिलाएं जिस पे जुल्म हो रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कर रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रूपा तिर्की की आत्मा रो रही है, उनके कानों तक गूंजती है, उनके आंखों तक वो शर्म आता। लेकिन ये अहंकारी सरकार है, घमंडी सरकार है, और इस अहंकारी और घमंडी सरकार का घमंड टूटना प्रारंभ हुआ है। पहली बार अपने आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने आंदोलन सड़क से सदन तक किया, इस अहंकारी घमंडी सरकार को रोल बैक करना पड़ा, स्टेप डाउन करना पड़ा, और उन्होंने इस नमाज के लिए आवंटित गज के प्रति उन्होंने कमेटी का गठन किया। ये रोल बैक है उनका, ये स्टेप डाउन है, ये जीत है हर एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़े हुए लोगों का। और अपने अध्यक्ष जी कहते हैं कि यहाँ तालिबानी संस्कृति को खड़ा हम लोग नहीं होने देंगे, इस भारत भूमि को, इस झारखंड को अफगानिस्तान नहीं होने देंगे। यहाँ का एक एक नागरिक संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखने के लिए और अपने आदर्शों को, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए अपने कतरे का खून का कतरा कतरा बहा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटने वाला है। और इसकी बानगी हम लोगों ने लाठी खा करके भी देखा है। गोलियां के लिए हमारा जो पूरा बदन है, हमारा मन है, हमारे आत्मा है, वो प्रस्तुत है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और ये अहंकारी, घमंडी, यह लाठी गोली की सरकार जितना भी जुल्म कर ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम लोग इस लड़ाई को आगे भी लेकर के जाएंगे, लेकिन इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी बाजी लगा देंगे।